Today our topic of discussion is radioactivity. Radioactivity क्या है? History of radioactivity discovered by Henry Becquerel. एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है हेनरी बेकर। उसने 1896 के अंदर 1896 के अंदर रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी। उसके बाद मैरी क्यूरी एंड पीरी क्यूरी डिस्कवर्ड रेडियम एंड पोलोनियम। ये मैरी क्यूरी एंड पीरी क्यूरी ये दोनों क्या हैं? मियाँ बीवी हैं। मैरी क्यूरी एंड हर हस्बैंड पैरी क्यूरी डिस्कवर्ड रेडियम एंड पोलोनियम। रेडियम और पोलोनियम क्या है? ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। इन दोनों ने क्या किया था? दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे जिनका नाम है रेडियम एंड पोलोनियम। तो इसकी डेफिनेशन क्या है रेडियो एक्टिविटी की? द प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियस ऑफ एन अनस्टेबल एटम Z is greater than 82 loses energy by emitting radiations। मतलब वो प्रोसेस जिसमें एक अनस्टेबल एटम, अब अनस्टेबल एटम कौन सा होगा? जिसमें चार्ज नंबर जो होगा वो ग्रेटर देन 82 होगा। जिसमें चार्ज नंबर ग्रेटर देन 82 हो, Z is greater than 82, ऐसे जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे अनस्टेबल होंगे। लॉसेस एनर्जी बाय इमिटिंग रेडिएशंस, तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनका चार्ज नंबर 82 से ज्यादा हो वो अनस्टेबल होते हैं और वो रेडिएशंस एमिट करके एनर्जी लॉस करते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। असल में होता यूं है कि हमारे पास ये जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व में जो एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं मैस नंबर ए और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब इस कर्व में हमारे पास यहाँ पे आयरन होता है जो कि मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है। आयरन के लिए हमारे पास जो मैस नंबर है वो 56 है और इस आयरन के करीब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे जो कि अनस्टेबल होंगे। अब इससे ऊपर जितने एलिमेंट्स होंगे उनको हम कहते हैं ग्रेटर एलिमेंट्स, ग्रेटर न्यूक्लियाई या ग्रेटर एलिमेंट्स। वैसे जो नीचे होंगे वो लार्टर न्यूक्लियाई होंगे क्योंकि इनका जो मैस नंबर है वो कम होता है और इनका मैस नंबर ज्यादा होता है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो इन अनस्टेबल एलिमेंट से ऊपर वाले हों, इनका मैस नंबर ज्यादा हो, मसलन Z इज ग्रेटर देन 82 जिनके लिए है, वो सारे के सारे अनस्टेबल हैं और वो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस करते हैं। इससे नीचे वाले जो है ये भी सारे के सारे क्या हैं? ये भी अनस्टेबल हैं। तो लिहाजा जो बड़े न्यूक्लियाई होंगे तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे? डिसइंटीग्रेट होंगे, जिसकी वजह से फिशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। आयरन से ऊपर वाले जितने भी होते हैं वो सारे के सारे फिजन रिएक्शन करते हैं और आयरन से जो नीचे वाले होते हैं वो फ्यूजन रिएक्शन करते हैं। छोटे एलिमेंट्स मिलकर बड़े एलिमेंट्स बनाते हैं क्योंकि जो छोटे एलिमेंट्स हैं वो जब स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। मतलब वो एलिमेंट्स मिलकर बड़े एलिमेंट्स बनाएंगे जिसके नतीजे में कौन सा रिएक्शन होगा? फ्यूजन रिएक्शन होगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से जो बड़े एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे यूरेनियम वगैरह, यूरेनियम 238, ये क्या करते हैं? ये डिसइंटीग्रेट होते हैं, टूट के छोटे एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है। दोनों तरह के रिएक्शन हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी होगी, ऐसे एलिमेंट्स जिनका चार्ज नंबर 82 से ग्रेटर हो वो क्या करते हैं? वो क्या अनस्टेबल होते हैं, तो वो स्टेबल होने के लिए रेडिएशंस एमिट करते हैं और बड़े से छोटे एलिमेंट्स में, बड़े न्यूक्लियस से छोटे न्यूक्लियस में टूटते रहते हैं।
इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जिसमें 3 तरह की रेडिएशन एमिट होती हैं। ये यहाँ पे हमारे पास एक लेड बॉक्स होता है, उसके अंदर हम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखते हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेड ब्लॉक है। तो इसके अंदर क्या होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो ये क्या करेगा, 3 तरह की रेडिएशन एमिट करेगा। यहाँ से जब इसकी रेडियो एक्टिविटी होगी तो उससे क्या होगा, 3 तरह की रेडिएशन एमिट होगी। आगे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी गई है, यहाँ से कुछ रेडिएशन 3 तरह की रेडिएशन एमिट होगी। यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की होगी, जो क्रॉस है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। एक के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दें, एक को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें। जैसे कैपेसिटर की 2 प्लेटें होती हैं, इसी तरह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी और ये नेगेटिव प्लेट। अब यहाँ पे कुछ रेडिएशन ऐसी थी जो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई, और कुछ रेडिएशन ऐसी थी जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई, और कुछ रेडिएशन ऐसी थी वो सीधा निकल गई विदाउट डेविएशन, और वो फोटोग्राफिक प्लेट पे जाके टकराती है। इससे क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कुछ डार्कनेस, कुछ निशानात से बन जाते हैं, जो ये शो करते हैं कि जहाँ पे कुछ न कुछ रेडिएशन एमिट हुई है। अभी 3 तरह की रेडिएशन कौन कौन सी होंगी, ऐसी रेडिएशन जो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, लिहाजा जो नेगेटिव प्लेट की तरफ रेडिएशन बेंड हुई हैं वो पॉजिटिव होंगी, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और उनको अल्फा पार्टिकल्स का नाम दिया गया। अल्फा हीलियम न्यूक्लाई होते हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है +2 चार्ज, तो इनको अल्फा पार्टिकल्स का नाम दिया गया, या अल्फा रेडिएशन। और ऐसी रेडिएशन जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उनको बीटा का नाम दिया गया। बीटा क्या होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर से एमिट होते हैं। तो क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही है तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, लिहाजा इनको बीटा पार्टिकल्स का नाम दिया गया। और वो रेडिएशन जो सीधा निकल गई विदाउट डेविएशन, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल थी, और वो उनको नाम दिया गया गैमा रेडिएशन का। तो इस तरह से 3 तरह की रेडिएशन जो होती हैं वो इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, ये रेडियो एक्टिविटी के जो प्रोसेस है इसमें 3 तरह की रेडिएशन अल्फा, बीटा और गैमा जो है, 3 तरह की रेडिएशन यहाँ से एमिट होती हैं। Types of radiations emits during radioactivity: alpha radiations, beta radiations, and gamma radiations. Characteristic of radioactivity: elements have Z's greater than 82 are unstable. Elements having neutron to proton ratio greater than 1.6 are unstable. ऐसे एलिमेंट्स जिनकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1.6 से ग्रेटर हो वो अनस्टेबल होते हैं। आमतौर पे जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो होती है वो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अगर 1.4 हो तो ये स्टेबिलिटी को शो करती है। ऐसे एलिमेंट्स जिनके लिए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो तकरीबन 1.4 हो वो स्टेबल होते हैं, और जिनकी रेशियो इससे ज्यादा होगी, 1.6 से ग्रेटर होगी, तो वो क्या होंगे, वो अनस्टेबल होंगे। रेडियो एक्टिविटी इज प्योरली न्यूक्लियर फिनोमेना। रेडियो एक्टिविटी नॉट अफेक्टेड बाय एनी केमिकल और फिजिकल चेंज। और जो रेडियो एक्टिविटी है ये किसी केमिकल या फिजिकल चेंज, जैसे प्रेशर या टेम्परेचर या डेंसिटी वगैरह के चेंज होने से जो ना वो चेंज नहीं होती। ये प्योरली नेचुरल न्यूक्लियर फिनोमेना है कि ये चाहे तो रेडियो एक्टिविटी कई सदियां ना हो, कई सालों से ना हो, और चाहे तो ये मुसलसल होती रहे। तो ये बिल्कुल एक नेचुरल न्यूक्लियर फिनोमेना है जो टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह किसी फिजिकल केमिकल कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करता। Nuclear transmutation, radioactive decay, the phenomena in which radioactive elements emit radiations and convert into other elements.
ऐसा फिनोमेना जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडिएशन एमिट करके दूसरे नए एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी इस फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। पेरेंट एलिमेंट ओरिजिनल एलिमेंट बिफोर रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके से जो पहले एलिमेंट होगा वो पेरेंट एलिमेंट कहलाएगा, जो खुद रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस करेगा, जो डिसइंटीग्रेट होगा उसको पेरेंट कहते हैं, और उसके टूटने से डिसइंटीग्रेट होने से जो नए एलिमेंट्स बनेंगे उसको हम कहते हैं डॉटर एलिमेंट्स। एलिमेंट फॉर्म ड्यू टू रेडियो एक्टिव डिके, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एलिमेंट जब डिके होता है, मसलन अल्फा डिके के अंदर, यहाँ पे हम एग्जांपल से समझेंगे इसको। व्हेन अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर एलिमेंट डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट्स एंड एटॉमिक मास डिक्रीजेस बाय 4 यूनिट्स। देखिए यहाँ पे ये जो एलिमेंट है, कोई भी जनरल एलिमेंट हमने ले लिया जी ए, जिसका चार्ज नंबर जी और मास नंबर ए है। अब ये वाला क्या है, इस एलिमेंट को हम पेरेंट एलिमेंट कहेंगे, पेरेंट एलिमेंट। अब ये आगे डिसइंटीग्रेट होगा किसी नए एलिमेंट में वाई, इसके साथ अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, अल्फा डिके हो रहा है, क्योंकि तो अल्फा के ऊपर चार्ज, अल्फा का चार्ज नंबर 2 है और मास नंबर 4 है, तो इसका चार्ज नंबर 2 कम हो जाएगा और इसका मास नंबर 4 डिक्रीज होगा। तो ये डॉटर न्यूक्लियाई कहलाएगा जो नया बना है, और ये पेरेंट न्यूक्लियाई कहलाएगा जो कि डिके हुआ है। और इसके नतीजे में यहाँ पे अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अल्फा डिके कहते हैं। क्योंकि अल्फा डिके में हमारे पास चार्ज नंबर 2 कम हो रहा है और मास नंबर 4 कम हो रहा है, तो यहाँ से पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास जो नया एलिमेंट आता है अल्फा डिके के वक्त में, वो पीरियोडिक टेबल में 2 प्लेसेस जो है ना वो बैकवर्ड चला जाएगा। पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखेंगे तो जो एलिमेंट यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो रहा है, उसके नतीजे में जो अल्फा डिके की सूरत में जो नया एलिमेंट बनेगा वो पीरियोडिक टेबल में इस एलिमेंट से, पेरेंट एलिमेंट से टू प्लेसेस पीछे होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्योंकि उसका चार्ज नंबर 2 डिक्रीज हुआ है। इसी तरह से इसकी एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ रेडियम 226 इनटू रेडॉन 222। अब रेडियम का मास नंबर है 226 और चार्ज नंबर है 88। अब यहाँ पे क्योंकि अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, लिहाजा इसका चार्ज नंबर जो होगा 2 डिक्रीज होकर 88 से 86 हो जाएगा और मास नंबर 4 डिक्रीज होगा, तो ये 222 हो जाएगा। तो इस तरह से रेडियम जो है वो एक अल्फा पार्टिकल एमिट करके रेडॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे रेडियम जो है ये पेरेंट न्यूक्लियाई कहलाएगा और रेडॉन जो है ये डॉटर न्यूक्लियाई कहलाएगा। कन्वर्जन ऑफ यूरेनियम 238 टू थोरियम, इस तरह से यूरेनियम 92 238 जो है ये जब अल्फा डिके करेगा तो ये थोरियम में कन्वर्ट होगा, तो इसका भी मास नंबर जो है वो 4 डिक्रीज होकर 234 हो गया और चार्ज नंबर जो है वो 2 डिक्रीज होकर 90 हो गया। Beta decay, when beta particle is emitted from an element, atomic number of daughter element increases by 1 unit and atomic mass remains same। क्योंकि बीटा जो है ये हमारे पास बीटा जो है ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब भी कोई चार्ज नंबर जो है, जब भी कोई एलिमेंट जो है वो बीटा डिके करेगा तो उसका चार्ज नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा, उसका चार्ज नंबर 1 इंक्रीज होगा और उसका मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसकी एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास जो बीटा डिके है, बीटा डिके में जो कार्बन है, कार्बन 614, ये कार्बन का एक आइसोटोप है, ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा। नाइट्रोजन का होता है 714
प्लस एक बीटा पार्टिकल एमिट होगा इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिए ये जो इलेक्ट्रॉन होता है बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये उनसे बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर से एमिट होता है। असल में होता यूं है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक न्यूट्रॉन जो है वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो इस वजह से क्या होता है हमारे पास चार्ज नंबर जो है, क्योंकि एक प्रोटॉन बढ़ेगा, एक न्यूट्रॉन जब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में जब कन्वर्ट होगा तो एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से प्रोटॉन नंबर, इस वजह से हमारे पास चार्ज नंबर या प्रोटॉन नंबर एक इंक्रीज हो जाता है। तो कार्बन C14 में नाइट्रोजन 714 चार्ज नंबर एक बढ़ गया। जब चार्ज नंबर एक बढ़ गया तो साथ क्या होगा, एक बीटा पार्टिकल क्योंकि एमिट हो रहा है इस वजह से चार्ज नंबर एक बढ़ा है। तो ये होता है हमारे पास बीटा डीके। अब बीटा डीके दो तरह का होता है, इसमें चार्ज नंबर जो है एक होता है बीटा प्लस और एक होता है बीटा माइनस। टाइप्स ऑफ बीटा डीके, बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके। अब बीटा माइनस डीके में क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे दो न्यूट्रॉन है, येलो वाला न्यूट्रॉन है और रेड वाला प्रोटॉन है। तो असल में होता यूं है कि एक प्रोटॉन जो है, सॉरी एक न्यूट्रॉन जो है एक न्यूट्रॉन ये एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो अब होगा यूं कि यहाँ पे ये जो दो न्यूट्रॉन्स थे इनमें से एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो कि बीटा पार्टिकल है, और यहाँ पे एक प्रोटॉन बढ़ गया, एक प्रोटॉन जो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो यहाँ पे एक प्रोटॉन इंक्रीज हो गया। तो पहले एक प्रोटॉन था अब दो प्रोटॉन हो गए, और न्यूट्रॉन पहले दो थे अब एक हो गए क्योंकि एक चेंज हो चुका है प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। तो ये है बीटा माइनस डीके। इसी तरह से बीटा प्लस डीके में क्या होता है, बीटा प्लस डीके में देखें तो यहाँ पे चार प्रोटॉन है और तीन न्यूट्रॉन्स हैं। चार प्रोटॉन्स है और तीन न्यूट्रॉन्स है, तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा, एक न्यूट्रॉन बढ़ेगा। तो एक प्रोटॉन असल में क्या होता है, वो एक प्रोटॉन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, प्रोटॉन के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक बीटा पार्टिकल एमिट करेगा जिसके ऊपर चार्ज होगा वो प्लस होगा और प्लस एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये जो बीटा माइनस डीके है इसमें असल में इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, जहां पे भी वो इलेक्ट्रॉन की ही तरह होगा, लेकिन फर्क ये होगा कि यहाँ पे जो बीटा होगा उसके ऊपर चार्ज माइनस में होगा और यहाँ पे जो बीटा होगा पार्टिकल होगा उसके ऊपर चार्ज प्लस होगा। तो इसको हम इस वजह से यहाँ पे +1 लिखते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव बीटा पार्टिकल है, मतलब है तो इलेक्ट्रॉन की तरह ही होगा लेकिन इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा। इसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन होता है और ये पॉजिट्रॉन होता है जिसका चार्ज और मैस बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, बस शर्त ये कि यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव होगा। तो हमारा प्रोटॉन जो है वो एक प्लस बीटा पार्टिकल मतलब पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होगा और प्लस एक न्यूट्रॉन, तो इसका चार्ज पॉजिटिव है, इधर भी चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल पार्टिकल है, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो असल में बीटा माइनस में एक प्रोटॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, सॉरी एक न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, और बीटा प्लस डीके में एक प्रोटॉन जो होता है वो एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इसमें अब क्या होगा, बीटा प्लस डीके में हमारे पास एक प्रोटॉन कम हुआ है तो एक न्यूट्रॉन बढ़ गया है, और वहां पे क्या हुआ था, एक न्यूट्रॉन कम हुआ और एक प्रोटॉन बढ़ा है।
गामा डीके में क्या है, कमिंग बैक टू ग्राउंड स्टेट फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस लूज गामा रेडिएशंस। इसमें कोई चेंजेस नहीं आती, ना ही चार्ज नंबर में ना ही मास नंबर में, सिंपली एक एलिमेंट एक न्यूक्लियस जो होता है जो अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है। मतलब किसी एलिमेंट्स ने क्या किया, एक न्यूक्लियस ने एनर्जी गेन की और वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जब वो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में गया तो अब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। ठीक है, जैसे कि कोबाल्ट 2760 ये ग्राउंड स्टेट में था तो इसने एनर्जी गेन की और ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। इसके ऊपर हम यहाँ पे स्टेरिक बनाते हैं, ये स्टार की तरह होता है, इसको स्टेरिक बोलते हैं। कोबाल्ट स्टेरिक मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में है। अब ये एक्साइटेड स्टेट से सिंपल क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में जाएगा। कोबाल्ट 2760 तो सिंपली एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया, प्लस इसके साथ गैमा रेडिएशन एमिट होगी, गैमा रेडिएशन एमिट होगी। तो इसमें ना तो चार्ज नंबर चेंज होगा ना ही मास नंबर, मतलब वही का वही एलिमेंट रहेगा, जस्ट वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जनरल इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, एक्स जी ए ऊपर स्टेरिक एक्साइटेड स्टेट से, फिर ये एक्स जी ए ग्राउंड स्टेट में है प्लस गैमा रेडिएशन। तो एक्साइटेड स्टेट एटम स्टेरिक के साथ होगा और बगैर स्टेरिक के जो बगैर स्टेरिक की है वो ग्राउंड स्टेट को शो कर रहा है। एग्जांपल इसमें दी गई है यहाँ पे Pu 94 240 और फिर Pu वही का वही रहेगा, बस एक्साइटेड से ग्राउंड में चला जाएगा। और यहाँ पे एनर्जी जो है वो गैमा रेडिएशन हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये जो गैमा रेडिएशन होती है। इस तरह से इसकी एक और एग्जांपल है निकल की। निकल ये भी होता है 2760। बल्कि 2860 होता है हमारा निकल जो होता है। अब ये एक्साइटेड स्टेट में होगा, निकल 2860 एक्साइटेड स्टेट में है तो यहाँ से ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। निकल 2860 प्लस गैमा रेडिएशन। तो इस तरह से गैमा डीके की सूरत में हमारे पास जो न्यूक्लियाई होता है वो असल में एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जा रहा होता है और उसके साथ एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी जो वो गेन करके ग्राउंड से एक्साइटेड में जाता है और फिर एक्साइटेड स्टेट से वापस जंप करता है ग्राउंड स्टेट में। तो इस तरह से वो एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेडिएशंस।